हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है और यहाँ पर हमारा पूरा फोकस है 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता है 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये है कि हम लोग 38वीं पीटी क्वेश्चन पेपर से लेकर 69 यानी कि 69वें पीटी क्वेश्चन पेपर तक हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे अप्रॉक्सीमेटली 3000 यानी कि 3000 क्वेश्चंस की हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी हम देखो 38 से लेकर 45 तक के जो पीटी के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 46वां पीटी का क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से रिपीट होते हैं। तो हमारे लिए जो अच्छा स्कोर गेन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें ये क्वेश्चंस जो हैं ये करने होते हैं, इससे हमारा स्कोर काफ़ी बेहतर होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है 46वां पीटी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है सत्ता हस्तांतरण के समय। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ठीक है, इसका आंसर है मैसूर। चलिए सेकंड देख लेते हैं। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे कौन थे? तो वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। 1937 का पूछा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा है और स्पेशलिटी इसमें क्या है कि सिर्फ बिहार का पूछा है, तो यहाँ पर आएगा भागलपुर। ठीक है, और अगर हम वैसे देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1937 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था फैज़पुर में। ठीक है, फैज़पुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे, यानी कि अंग्रेजी राज्य के जो चिन्ह थे वो नहीं दिखे थे। तो इसका आंसर है बड़ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा है? तो यह आएगा श्याम लाल पार्षद ने लिखा है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, अब देखो 1916 की बात है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो उसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये वाली बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो किसके कारण लिया था? ये काकोरी कांड आएगा या फिर और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो चौरी चौरा, हमें मिल गया आंसर। तो इसका आंसर है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का, तो ये क्या था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य था। अब यह है पूना पैक्ट, पूना समझौता। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी कि जो दलित वर्ग था उसको रिप्रेजेंटेशन देना। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट से हट के रिप्रेजेंटेशन देना था। चलिए, अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये 1947 की बात हो रही है, जब जो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हम इंडियंस को अपने सारे सत्ता दे रहे थे। तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। चलो, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो वो कौन से सन में हुआ? ये हुआ 1911 ईस्वी में। ठीक है,
अब देखो उस टाइम पर कौन था, लॉर्ड कर्जन थे, हमें पता है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है ना। तो ये तो लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पर, जब 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ। फिर 1911 की बात है कि 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज फिफ्थ थे, उनके टाइम पर 1911 में दोबारा से क्या हुआ, इसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन थोड़ा सा विभाजन इसमें फिर से हुआ था, ठीक है ना। तो 1911 आया था, यहाँ एनलमेंट हो गया था इस चीज़ का। चलिए, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, तो वो कौन इंसान था, तो वो इंसान था लॉर्ड हार्डिंज इंसान था, ठीक है। क्या नाम था उसका, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंज। अब देखो उसका जो टाइम पीरियड था ना, वो 1910 से और 1916 ईस्वी तक का था। तो वो उस टाइम पे भारत के क्या थे, वायसराय थे, है ना, वायसराय थे बस। और इन्हीं के समय में जो जॉर्ज पंचम, तो जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जॉर्ज फिफ्थ, है ना, जॉर्ज फिफ्थ नाम के थे ये। तो ये इन्हीं के टाइम पर 1911 में क्या हुआ था, फिर से हमारा जो 1905 में जो विभाजन हुआ था उसका एनलमेंट होके जो था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में इसके विभाजन को रद्द कर दिया गया, एनलमेंट कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ यानी क्राउड का दमन हुआ, तो किस डेट को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन हो रहा था, आपको पता है ना। उसी टाइम पर ये जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड जो था वो हुआ था। तो बस हमारा आंसर क्या है, और डेट थी 13 अप्रैल 1919। अब है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया यानी कि इनके बैकड्रॉप में हुआ। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, एक मिनट, इसके ऑप्शंस हैं, देखो सही आंसर आएगा इसका इरविन गांधी समझौता, ठीक है ना। इरविन गांधी समझौता हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, 7, एक मिनट, हाँ एक मिनट थोड़ा इसका, हाँ ये देखो ये है सेकंड गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 तक चला था ये, ठीक है। अब इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे, तो वो कौन थे, वो थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। हमारी तरफ से कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। तो बस इरविन गांधी समझौता इसका सही आंसर है। अब है सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। तो वह आदेश कौन सा था, वह था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे। अंग्रेजी मित्र का नाम पूछा है, तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चलिए नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या देखना है, स्वाधीन भारत में, ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो ये थे सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे, ठीक है। अब ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे, कौन कौन से सन में रहे थे, 1937 के जो इलेक्शन हुए थे 37-39 तक रहे थे, ठीक है। फिर 1947 में ये केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे थे, ठीक है, कई सारे पदों पर थे ये। अच्छा, अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 1948 से 1950 ईस्वी में भारत के पहले और अंतिम, फर्स्ट और लास्ट, ये याद रखना है हमें कि फर्स्ट और लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। इंडियन गवर्नर जनरल ये रहे थे, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो चुकी थी। चलिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो वो कौन हुए थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लेख होना है। तो क्या है इसमें, न्याय, जस्टिस का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जो गांधी जी थे, है ना, गांधी जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो सत्य, अहिंसा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इन सब के पुजारी थे, है ना। और गांधी जी के समाजवाद का जो अर्थ था, वो समाजवाद का अर्थ उनकी नज़रों में क्या था, उनकी नज़रों में था कि सर्वोदय, कि सबका भला होना चाहिए, ठीक है ना, सभी का उदय होना चाहिए, सबका सर्वोदय होना चाहिए। तो वो व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित जो होते हैं ना, उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, तो बस गांधी जी ने ये कहा था कि अगर हमारा जो भारत है यानी कि हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित हो जाता है तो मानवता को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह जगह अत्याचार ही अत्याचार होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे न्याय की बात आ गई, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखो, आगे बढ़ने से पहले चैनल के बारे में जान लेते हैं। कि देखिए हमारे चैनल पे कई सारी सीरीज़ चल रही हैं। तो देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी है NCERT MCQs की सीरीज़। ठीक है, ये हमारी NCERT MCQs में क्या है कि पहले हम लोग NCERT का डिटेल्ड चैप्टर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें आपको नोट्स भी दिए जाते हैं और फिर उनसे जो भी MCQs बनते हैं उनको हम लोग सेकंड वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी सीरीज़ है। और एक हमारी सीरीज़ चल रही है अभी BPSC स्पेशल सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पर जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 38 से लेकर के 69 तक की, ये तो है ही, इसके अंदर और आपको मिलेगी हिस्ट्री की वीडियो है, स्पेसिफिकली बिहार की ही हिस्ट्री है। ठीक है, बिहार की ही ज्योग्राफी है, बिहार के ही करंट अफेयर्स हैं। तो ये सारा इसके अंदर है। BPSC स्पेशल करके एक सीरीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बिहार के बच्चों के लिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में NCERT ही पूछी जाती है। चाहे आप BPSC के एग्ज़ाम दें, चाहे आप टीचर्स के दें, किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम दें, तो आपको जो बेसिक फाउंडेशन है वो NCERT से ही बनता है। और हमारी ट्रिक्स की भी कई वीडियोज़ हैं, आप जाकर वहाँ से सीख सकते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से करा जाए। पॉलिटिक हम लोग पहले बना चुके हैं, आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और करंट अफेयर मंथली को अगर हम देखें तो हर महीने की करंट अफेयर्स आती है। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चैनल कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला जाता है। पूरा हमारा जो चैनल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पूरा फ़ायदा उठाएं, अच्छे से पढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये है, भारत अवस्थित है, देखो भारत की लोकेशन पूछी है। ये हमने NCERT में भी पढ़ाया था कि भारत जो है, हमारा जो भारत है पृथ्वी पर, उसका एड्रेस क्या है ना। बहुत अच्छे समझाया था मैंने। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला चैप्टर पढ़ाया था अच्छे से। तो यहाँ पर आएगा अक्षांश। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तथा अगर देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, तो देशांतर है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, यानी ईस्ट से, ये ईस्ट में होता है ये सारा। ठीक है, और 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व, ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे समझाता है मैंने। ये अर्थ को लेके समझाया था कि कैसे है, किस तरह से है। चलो आप NCERT की क्वेश्चंस जो हैं उनको भी करिए, MCQs की सीरीज़ को। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। अब देखो हिमालय से पूछा है, हिमालय से काटकर कौन सी आती हैं? हिमालय से काटकर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती है ना। ब्रह्मपुत्र इस तरह से आती है, गंगा नदी यूँ आती है, सिंधु नदी उधर की तरफ चली जाती है। तो ये 3 कहाँ से आ गई? यहाँ पर हमारा हिमालय है। चलिए अब है, भारत में सूची वन प्रकारों को सूची सेकंड प्रदेशों से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो देखो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो पहला है हमारा, वैसे मैं आपको इसका आंसर पहले बता देती हूँ, इसका आंसर है ये C। ठीक है, अब देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार हमारे कहाँ मिलेंगे? शिलोंग मिलेंगे, शिलोंग, पठार, सहाद्री, इसमें मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका मानसून, तो मानसून आपका है छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक। चलो शीतोष्ण,
शीतोष्ण है आपका पूर्वी पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। ये है मैनग्रोव, तो मैनग्रोव में आएगा पश्चिम बंगाल और तराई रीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ताम्र स्वर्ण लोह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? देखो ये आएगा क्षेत्रीय का रीजन होता है, यहाँ पे तांबा मिलता है, कोलार में सोना मिलता है ना, कुद्रेमुख में लोहा मिलता है और झारिया में कोयला मिलता है। तो इन चारों का हमें मिलाना है, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। चलो भारत के मत्स्य, अब देखो ये पुराना है तो आप इसमें खुद से इसी क्वेश्चन में आप अपना नया जो कंटेंट है, नया जो डाटा है वो आप इसमें अपना लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। अब है 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कोर उद्योग यानी कि कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करी गई है, तो कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? अब देखो ये विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी हैं। कोर इंडस्ट्रीज़ में से 8 होती हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको ये टॉपिक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक करते हुए चलने हैं आपको। यहाँ से टॉपिक उठाओ, उसके आप नोट्स बनाओ और वही टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, चलो विश्व के विशाल वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन्स की बात हो रही है। पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी 30 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव वोल्केनोज निम्नलिखित में से किन पेटियों यानी बेल्ट में पाए जाते हैं? तो यहाँ हमें बेल्ट बतानी है। तो देखो ये है मध्य महाद्वीपीय बेल्ट और एक है परिप्रशांत बेल्ट। ये पेटी का मतलब बेल्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया इसका आंसर। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? अब क्या पूछा है? विशालतम स्वर्ण क्षेत्र यानी कि जो जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है गोल्ड पाया जाता है, तो वो कौन सी जगह है? ये है विटवाटर्सरंड। ठीक है, अब है विश्व में अधिकतम पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। यहाँ बेसिन पूछा है, तो देखो ये विश्व में पूछा है, विश्व में तो कॉन्गो बेसिन है, कोलंबिया है, ठीक है, यंगिस्टी है, ये है इसका आंसर। अब है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? 2/3 जनसंख्या पूछी है। चलो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो 2/3 यह आएगा आपका दक्षिण एवं पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया। चलो अब है जनगणना। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2001 का है, आप इसको 2011 के अकॉर्डिंग करना। तो ये हमें यहाँ पे नहीं करना, टॉपिक्स उठा लो यहाँ से और फिर उसके नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जहाँ से आपको टॉपिक्स उठाने हैं। चलो अब है जनसंख्या की दृष्टि से, देखो ये भी पुराना ही है वैसे कर देखा जाए तो ये वही वाला बात है कि टॉपिक उठाओ और करो। अब है भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में, ठीक है, निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर वरीयता की दृष्टि से पूछा गया है कि कौन सा क्रम सही है। तो यह आपका आएगा राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अब देखो, अब अगर मैं इस वरीयता यानी कि अगर मैं इस प्रोटोकॉल की बात करूं तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर हमारे जो राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर्स आते हैं अपने अपने राज्यों में। ठीक है, उसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा कि उप प्रधानमंत्री कौन है। ये ऐसे करते करते इनकी वरीयताएं चलती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत में जाकर देखो और पीछे एक टेबल दे रखी है, नेक्स्चर में है ना, अपेंडिक्स में एक टेबल दे रखी है, आप वहाँ जाकर उसको देखो और ये टॉपिक आपको करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला है हमारा वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अब वित्त बिल का मतलब क्या है? फाइनेंस बिल की बात हो रही है। तो इसके लिए जो प्रायर परमिशन होती है वो किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पर? तो वो हमारे भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जी की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि 2 बार कौन रहे हैं? तो 2 बार रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के
13 मई 1962 तक, ठीक है, ये रहे थे। इनमें इनके 2 टर्म पूरे हो गए थे, तो इसका आंसर यही है। अब है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अब हमें ये बताना है, ठीक है, कौन सा नहीं होता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो देखो राज्यसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा ही वही सभा है जिसका अध्यक्ष जो होता है ना, वो उसका मेंबर नहीं होता, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो वो हमारे कौन होते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। चलिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता। लोकसभा की कार्यवाही की बात करी जा रही है, तो किसका अधिकार नहीं होता, तो वह है भारत के राष्ट्रपति के सचिव, उनका नहीं होता। CAG का होता है, अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का होता है, इनका होता है, लेकिन सचिव का नहीं होता। अब है भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोष यानी फिस्कल संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। फिस्कल का मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र राज्य की जो राजकोषीय है, पैसों से संबंधित है, तो उसका सुझाव कौन देगा, तो वो देगा वित्त आयोग देगा, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ ये है 12वें वित्त आयोग, तो आप लोग 16वें का कर लेना, ठीक है। अभी कौन सा है, 16वां है, वहाँ का कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कि योजना आयोग, ये भी नहीं है। आप यहाँ पर जो नीति आयोग है वहाँ का टॉपिक उठा के वो कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 अगर दिए तो पुराना है, अभी वैसे कैंसिल हो चुका है, फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत ये वाला टॉपिक भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब है आपका 1 मिनट, हाँ। अब देखो, अभी आपको पता है चुनाव भी हुए हैं, तो यहाँ से भी आप टॉपिक उठा सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस बार कौन थे, तो ये भी आप कर लेना। खुद से डाटा कलेक्ट करने हैं, ठीक है, और कॉपी में आपको नोट्स बनाने हैं इसकी, हाँ मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया है। चलिए, अब है संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, तो 73वां पूछा है, तो ये आएगा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पंचायती राज एक्ट की बात है यहाँ पर ये। अब है किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो ये क्या था, यह है 42वां संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। चलिए, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है, ध्यान देना है, यहाँ क्या पूछा है, नहीं आता है। सड़कें आती हैं, रेलवेज आती है ना, ये हमें पता है कि ये सारे इसमें आता है ये। और देख लेते हैं, देखो ऊर्जा भी आती है, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता, तो हमारा आंसर यही होगा। अब है 10वीं योजना आयोग की अवधि क्या है, 10वीं की है, उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पर आंसर था ये। तो आप जो है, अब तो ये तो ख़त्म भी हो चुका है वैसे भी, ठीक है, मायने नहीं है इसका। आगे चलते हैं। अब ये है ये भी पुराना है, इसको नहीं करना है यहाँ से। अब है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़, ये साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, और यहाँ कौन सा पदार्थ है ये पूछा गया है। तो देखो, टिन का होता है और शीशे का एक मिश्र धातु होती है, इन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। चलो, अब एक है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। अब वो जो बल है वो क्या है, वो है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन से नीचे जाते समय 0 होगा, तो यही इसका आंसर है। ये साइंस के हैं ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। चलिए, अब ये है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, याद रखना चांद यानी कि मून की बात हो रही है, उसकी सतह से हमारी अर्थ पर लाया गया है, तो क्या होता है, तो इसका जो भार है वो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि भार बदलेगा मत। भार का मतलब क्या है कि उसका वेट बदल जाएगा, जिसमें कि ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है हमारी, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स इन्वॉल्व होती है। लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास वो सेम ही रहता है, कि जितना उसका मास है वो उतना ही रहेगा, लेकिन ग्रेविटी अर्थ पर अलग है, मून पर अलग है, इसलिए सिर्फ वेट में चेंज आएगा, ठीक है। अब है शुष्क बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस की बात हो रही है, तो वो क्या होती है, तो ये होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए
प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। साइंस का क्वेश्चन है ये। तो क्या है इसका आंसर? यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या निकलता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जस्ता के एक आयतन भाग घनत्व दे रखा है उसका को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर मैं बता देती हूँ, ये है। ठीक है, चलो अब यह है अल्कोहलिक खमीरन यानी कि फर्मेंटेशन पूछा गया है। फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? तो आखिरी उत्पाद उसका होता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। चलो अब यह है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो वो धातु क्या है? देखो आपने देखा भी होगा कि तांबे के अगर हमारे घर में बर्तन हैं, छोटे मोटे होते हैं, लोटा, प्लेट है ना, बहुत कुछ, थाली होती है, तो उसके ऊपर कुछ हरी हरी सी ऐसे जम जाती है, तो वो तांबे के ही बर्तन होते हैं। ठीक है, आसपास भी आप ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के देखोगे ना, आसपास अपनी किचन में देखोगे, बाहर पार्क में देखोगे, हर जगह देखो, घर में देखोगे, ऑब्जर्वेशन को अच्छा रखो, तो आपके आंसर जो है यहीं से आपके जो आंसर हैं आपको हमेशा ही याद रहेंगे, समझ में भी आएंगे। चलिए अब यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ठीक है, किससे अभिक्रिया करता है? ये करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। नेक्स्ट है हमारा, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो होती है एथिलीन गैस होती है। जो कच्चे फल होते हैं ना, उसमें एथिलीन गैस का यूज़ करते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं? पक जाते हैं और फिर उनको बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है। चलो अब ये है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक, अब देखो क्या है? तो ये एक एस्टर है। नेक्स्ट है हमारा ये एक एस्टर। ठीक है, चलो ये है जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि में क्या होता है? बर्तन को तो ऋण ध्रुव माना जाता है, ऋण मतलब कि नेगेटिव हो गया, और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव यानी कि पॉजिटिव पोल की बात हो रही है। तो एक को नेगेटिव पोल माना जाता है, एक को पॉजिटिव पोल माना जाता है। ठीक है, अब किसको नेगेटिव है किसको पॉजिटिव है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ठीक है, देखो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रेडॉन आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने से आवश्यकता होती है? मतलब कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? इनमें से अगर ऑप्शन में से देखें तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अब नेक्स्ट है हमारा, विकास का कारण है। देखो विकास का कारण है तो ये क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, आपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन वही टॉपिक उसी टॉपिक से आया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल की बात है, धातु आयन पूछा है, तो धातु आयन है मैग्नीशियम। ठीक है, कौन सा है? मैग्नीशियम। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग का मतलब है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है? सामने वाले चपटे दांत, कृंतक। ठीक है, ये नहीं है। अब ये है शक्करों में सबसे मीठी है। अगर हम देखें इनमें से शक्करों में सबसे मीठा कौन सा है, तो ऑप्शन इसका आएगा सक्रोज है। अब है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार हमें पता है कि ये महान धार्मिक केंद्र है। तो अब कौन कौन से धर्मों के लिए है? सिखों के लिए है, जैनों के लिए है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है, इन सभी के लिए है। ठीक है ना, बिहार में, बिहार का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो गौतम बुद्ध हो गए, बौद्ध धर्म से हो गए। अगर जैनों को देखें तो 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, इनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। और सिखों के लिए अगर देखें तो उनके जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म भी यहीं हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सभी। चलो नेक्स्ट है हमारा, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड पूछा है, झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, चलिए
अब देखो ये पुराने क्वेश्चन है, अब तो ये डाटा अलग हैं इसके, ठीक है। बिहार की पेंटिंग विद्या, अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि बिहार की पेंटिंग विद्या जो है वो कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग इनमें से अगर देखा जाए तो मधुबनी है, ठीक है। कौन सी है? मधुबनी। देखो बिहार में, बिहार जो है वो बिहार की विश्व विख्यात पेंटिंग जो है बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। मधुबनी तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनमें से मधुबनी शैली हो गई, ठीक है। एक हमारी पटना शैली होगी, इसका मेंस में भी क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक है पूरा, ठीक है। एक है हमारी मिथिला शैली, ये हो गई। एक है हमारी मंजूषा शैली, ठीक है, मंजूषा शैली हो गई। एक है झांसी कला, ठीक है। कौन सी कला है? ये है सांझी कला, सांझी कला है, ठीक है। एक है थंका शैली, थंका शैली। तो ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड हैं। चलो अब हम देख लेते हैं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो अब वर्तमान का है तो आप इसको नए डाटा से ऐड कर लीजिए। चलो अब ये है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो ये इसका आंसर आएगा एकीकृत समुदाय, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, ये पूछा है। तो कौन सी नहीं थी? कुर्मी नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व है, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। तो बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम कौन सा था? तो यह है आर्थिक स्थिति को। चलिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1929 में। अब यह है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा की बात हो रही है कि, ठीक है, तो वो कौन सी है? तो ये है धौलावीरा में। आपको पता है धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में धौलावीरा स्थल की खुदाई हुई है। अब वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जल प्रबंधन, बहुत उन्नत है जल प्रबंधन प्रणाली है, उसका पता चला है। तो ये वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 जनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अब ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। इसी के अनुसार यहाँ पे हमें पता चलता है कि 16 जनपद थे, ठीक है। क्या पता चलता है? 16 जनपद थे। इनमें से 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र थे। तो बस ये वही वाला टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिक बिहार से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये टॉपिक्स हमें करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वो थी वैशाली, और वैशाली भी हमारा बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में हुआ है? तो यह है विशाखा दत्त के ग्रंथ में हुआ है, ठीक है ना। किसके हैं? विशाखा दत्त के ग्रंथ में हुआ है। चलिए अब यह वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा सोर्स है आपका? तो यह आपका आता है इंडिका, ठीक है। अब इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्ती ने लिखी थी। इसी ने बताया था कि जो मौर्य काल था ना, उस मौर्य काल में पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत, उसका जो दायित्व था वो 30 नागरिक यानी कि 30 मेंबर थे, 30 सिटीजन थे वहाँ के, उन नागरिकों की सभा पर था। और ये जो 30 लोग थे ये 5-5 की सभा में डिवाइडेड थे, और 6 ऐसी वो थी मेंबर होते थे इनमें यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही पूछा गया है, तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। उस टाइम पर अध्यक्षता किसने करी थी? मोगलित्तिस ने करी थी, ठीक है। चलो अब ये है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र, ये तो हमने कर लिया है ना, एक मिनट। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? देख लेते हैं किसने किया।
तो देखो ये करा है उदायीन ने, ठीक है। किसने करा है, किसने करा था, उदायीन ने करा था। अब है अशोक के शिलालेखों यानी कि इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा हुई थी, पाली भाषा। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय करी थी। मौर्य राजा पूछा है जिसने कि दक्कन को जीता था, तो वो थे चंद्रगुप्त। अब है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। अब यहाँ पर श्रेणियाँ पूछी हैं, तो श्रेणियों में आएगा 7 श्रेणियों में करा था। कितनी श्रेणियों में करा था, 7 श्रेणियों में, ठीक है। अब मेगास्थनीज आपको पता है कौन था, मेगास्थनीज एक यूनानी शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसने उसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब इसने यहाँ पर आकर ये बताया कि यहाँ पर जो है वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि दार्शनिक हो गए, ठीक है। कौन हो गया, दार्शनिक हो गए। तो यहाँ पे दार्शनिक थे हमारे उस टाइम पर, यहाँ पर किसान थे, ठीक है, अहीर थे, कारीगर, शिल्पी और सैनिक, निरीक्षक, सभासद, बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे करते करते यहाँ पर 7 श्रेणियाँ थीं। चलिए अब है हमारा अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अब ये अर्थशास्त्र है और उसके अनुसार हमें बताना है कि वहाँ पर सीता का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका मतलब क्या है। तो ये है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीता बोलते थे उस टाइम पर। चलिए अब यह है चीनी यात्री हुइंगसेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो उन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में किया था, ठीक है। तो उन्होंने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करा था, 6 साल तक ये पढ़े थे, ठीक है। उस टाइम पर जो ये विश्वविद्यालय था इसके अंदर 1510 तो टीचर्स थे यानी कि शिक्षक थे, ठीक है, और 8500 के आसपास शिक्षार्थी थे यानी कि स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और इस विद्यालय की अपनी मुद्रा भी थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब उसने राजस्व यानी किंशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल की बात है और भू राजस्व मतलब है लैंड रिवेन्यू, उसका जो सर्वोच्च सबसे ऊंचा गांव का जो ग्रामीण अधिकारी है वो कौन था, वो चौधरी हुआ करता था, ठीक है। अब है मुगल प्रशासन में अब मुगल प्रशासन की बात आ गई है, मुगलों के टाइम की बात है। उस टाइम पर मदद ए माश का क्या मतलब था, वो क्या इंगित करता है। तो ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। राजस्व नहीं होता था इस पर, राजस्व मुक्त है ये। चलिए अब ये है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, अब्दुस समद के द्वारा किया गया। चलो नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए, ठीक है, बंगाल में पूछा है, वस्त्र उद्योग का पतन पूछा है, उसके लिए उत्तरदायी कारण था। तो कौन सा था, क्या उत्पादन की गुणवत्ता में कमी थी, और ऑप्शन देख लेते हैं, या फिर कच्चे माल की अनुपलब्धता थी, या ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था। तो देखो यही था कि जो अंग्रेज लोग थे ना, ये हमारे यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता था उस पर क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगाते थे। तट कर यानी कि तट जो होता है ना उस पर टैक्स लगाते थे, वहाँ पर कोस्ट में जो कोस्ट होते हैं हमारे देश के वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो वो क्या था, वो था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ठीक है। देसी राज्य हो गए और भारत सरकार हो गई उस टाइम पर, 1927 की बात है ये। चलिए अब है 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये नाम याद रखना है। चलिए अब है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना करी। तो क्या प्रार्थना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, ठीक है, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने प्रार्थना करी थी कि मुसलमानों को दीजिए। चलिए अब यह है नागरिक सेवाओं के लिए
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ठीक है, नागरिक सेवाएं हैं, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, तो वो कौन सन था, ये था 1853 ईस्वी में। अब है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। इनके आगे क्या नाम लगा हुआ है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोग उनको लोकनायक बोलते थे। ठीक है, अब यह है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसको जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, अब यह ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, तो 5 फोल्ड वर्गीकरण था, 5 फोल्ड कैटेगराइजेशन, मतलब पंचमुखी वर्गीकरण। चलिए, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। भौतिक विभाग का मतलब हो गया कि बिहार का हम लोग यहाँ पर फिजिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देख लेते हैं। छोटानागपुर प्लेट्यू है, उत्तरी गंगा मैदान है, ये भी है वहाँ पर, है ना, जब हम बिहार की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये सब हम पढ़ते हैं। चलो, दक्षिणी गंगा मैदान, जी हाँ ये भी है, गंगा ने 2 में डिवाइड कर रखा है, उत्तर और पूर्वी में, दक्षिण में, लेकिन पूर्वी गंगा मैदान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों से उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ से कौन से आके मिलती हैं। देखिए, यहाँ से गंडक भी आती है, नॉर्थ से आती है, कमला नॉर्थ से आती है, बागमती भी नॉर्थ से आती है। इनको अगर देखें तो पुनपुन साउथ से आती है, कर्मनाशा साउथ से आती है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर ये सोन जो है वो साउथ से आती है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में कहाँ पर मिलेगी, ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा बिहार के देखो ये भी आंकड़ों वाली बात है, इसमें डाटाज वाली बात है ना। आगे देख लेते हैं। अब ये है बिहार में सूची 1 यानी खनिजों को सूची 2 प्राप्ति स्थानों से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही मिला लेते हैं। तो अभ्रक है, अभ्रक के लिए गया आएगा, स्वर्ण के लिए मुंगेर आएगा, ठीक है, डोलोमाइट के लिए रोहतास और इसके लिए पेट्रोलियम के लिए किशनगंज। चलिए, अब ये भी मिलाने वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें हम मिला लेते हैं। देखो, कागज़ एवं लुगदी डालमिया नगर में है, सिगरेट दिलवापुर में आएगा, और देख लेते हैं। और ये क्या है, प्लाईवुड, तो प्लाईवुड हाजीपुर में होता है, और जूट जो है वो पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये नहीं करना है ना, सब पुराने क्वेश्चन है ये। हाँ, कोई आपको टॉपिक चूज़ करना है तो टॉपिक चूज़ कर लीजिए, आंकड़े पुराने हैं। ठीक है, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अब कौन सा एकमात्र देश है जिसकी बिहार की सीमा जुड़ती है, तो वह नेपाल है। अब ये भी कहता है कि नेपाल और बिहार का रोटी बट्टी का रिश्ता है, तो हम वैसे भी नहीं भूल सकते क्वेश्चन को। चलिए, अब है यहाँ पे डाटा आप खुद कलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डाटा नोटबुक में नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए, अब है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात हो रही है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो अब देखो, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक ये नहीं थे। ठीक है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, जी हाँ थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, जी हाँ थे। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, जी हाँ थे। तो ये आंसर आएगा, ये नहीं थे। चलिए, अब यह है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। अब आप खुद सोचो, सामाजिक सुरक्षा योजना जब भी शुरू करी जाती हैं तो हम ये सारे पहलू लेते हैं उसके अंदर, जैसे कि वृद्धावस्था की पेंशन ये हो गई, स्वास्थ्य बीमा हो गया, है ना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मतलब इन सारी चीज़ों को लिया जाता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। तो ये आएगा इनमें से सभी। वैसे उस टाइम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। देखिए, उस टाइम पर जब ये एग्जाम हुआ था तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे थे, लेकिन अभी कौन से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको अभी ये टॉपिक करना है, ना कि ये वाला टॉपिक करना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो ये सब पुराने आंकड़े हैं, मैंने क्या बोला है, टॉपिक्स उठाइए इसके अंदर से, नोट्स अपने नोट्स तैयार कीजिए। भारतीय संसद पद, ये भी पुराना ही है वैसे। ठीक है, वैसे आंसर इसका 13 दिसंबर है।
आगे देख लेते हैं, ये है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या है। देखो उस टाइम पर है, अभी आएगा मोदी जी का आएगा, तो मोदी जी का 14वां आता है, ठीक है, 14th आता है मोदी जी का। अब नेक्स्ट है 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन पर, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे पेंटागन पर हमला हुआ था उस टाइम पर, तो ये नहीं करना, 26-27 नहीं करना। अब ये है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो किसे माना जाता है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी कि अवयव के रूप में नहीं लिया गया है। तो देखो इसके अंदर शिशु मृत्यु दर को नहीं लेते है ना, नहीं लिया गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं है, यहाँ पर देखो जीडीपी है, जी हाँ है। लिटरेसी रेट को लिया जाता है कि कितनी हमारे देश अनपढ़ है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये ली जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल्थ को भी इंडिकेट करता है, तो ये सब है, लेकिन आईएमआर को नहीं लिया जाता। अब ये क्वेश्चन भी नहीं है, पुराने हैं ये सारे क्वेश्चंस उस टाइम के। हमें अपने लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स यहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो नेहरू जी ने कौन सा किया था, पंचशील किया था। पंचशील का टॉपिक उठाइए, पूरा कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पूछे जाते हैं कई बार। चलिए अब है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ठीक है। सोवियत यूनियन की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ विघटन पूछा गया है। विघटन यानी कि जब वो डिसॉल्व हुआ, ठीक है, तो दिसंबर 1991 की बात है ये। चलो नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनइलेक्टेड राष्ट्रपति थे, तो वो कौन थे, फोर्ड नाम से थे वो। चलिए अब ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये है द हेग में है ये। चलिए अब ये है आगे चलते हैं। ये है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। पहला परमाणु परीक्षण है, इम्पॉर्टेंट डेट्स मानी जाती हैं ये है 18 मई 1974 को किया। अब एक है सामाजिक अधिसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो किसे नहीं किया गया है, ये भी उस टाइम का ही है वैसे, ठीक है ना, तार संचार दूरभाष। चलो आगे देख लेते हैं। अब ये किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं, तो किसकी नहीं जुड़ी हैं, हरियाणा की नहीं जुड़ी हैं। देखो राजस्थान को अगर देखें तो राजस्थान से आएगा आपका पाकिस्तान लगता है, पंजाब से पाकिस्तान लगता है, बिहार से नेपाल लगता है, लेकिन हरियाणा से नहीं लगता, कोई भी देश नहीं लगता। अब यह है शक्ति स्थल का संबंध किससे है। शक्ति स्थल का संबंध किससे है, श्रीमती इंदिरा गांधी से है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ये वाले। ये देखो अब मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो गए हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, सेम वही आपको टॉपिक्स करने हैं मैथ में भी, इन वाले क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे जाके और भी आएंगे तो वो ज़्यादा आपको रेलेवेंट रहेगा, जो अभी जो क्वेश्चन पेपर्स अभी आएंगे है ना, जो आसपास के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो बस ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर था। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।